डियर स्टूडेंट्स, T20 सीरीज के अंदर हर टॉपिक के आपने टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखा होगा या आप सुन लेंगे उसको आगे। डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज ने तैयार किए हैं और उसका डिस्कशन भी किया है आपके साथ, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करेंगे तो उन टॉपिक्स के अंदर आपको बहुत अच्छा एडवांटेज होगा, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आज भी ऐसा ही कुछ डिस्कशन लेकर आए हैं बच्चों आपके साथ हम। आज भी हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में कैसे हम अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक की बात करें तो बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज डिस्कशन करेंगे हम। और इसके लिए मैं माई सेल्फ डॉक्टर गौरव माहेश्वरी और मेरे साथ हैं मोहित चौरसिया सर, बायोलॉजी के एक्सपर्ट फैकल्टीज। सिंपली हम डिस्कस ये करेंगे कि बायोलॉजी का कैसे स्कोर को बढ़ाना है। मोहित सर ये बताइए कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, एनसीईआरटी को लेके बहुत बच्चों के अंदर एक अंदर से क्वेश्चन रहता है कि एनसीईआरटी लास्ट टाइम पर कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी को हम लास्ट टाइम पर कैसे रिवाइज करें। बच्चों को आप गाइड करिए। सर, एनसीईआरटी तो बायो की जान है और वैसे पूरे साल ईयर लॉन्ग बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते आए हैं और अच्छे से पढ़ते आए हैं। बट लास्ट टाइम में एनसीईआरटी को में क्या रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एनसीईआरटी में अब लास्ट टाइम में आप केवल वही अंडरलाइन चीज़ों को या हाईलाइटेड पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करें जो आपने पहले से ही उसमें अंडरलाइन किए हुए हैं। साथ में एनसीईआरटी में कोई भी आपके जो डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स को अच्छे से समझें, उन डायग्राम्स की लेबलिंग को लर्न करें, डायग्राम्स के नीचे जो लाइंस लिखी रहती हैं इंपॉर्टेंट लाइंस उनको भी पढ़ें क्योंकि उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी के साथ ही एनसीईआरटी में कोई भी जो बोल्ड डेटा हैं उनको अच्छे से आपको लर्न करना है। एनसीईआरटी की कोई डेफिनेशंस हैं उन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। साथ में एनसीईआरटी की समरी को लर्न करना, रीड करना अगेन अगेन ना भूलें। तो बच्चों एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़नी है आपको। सिंपल सी बात है, मैं एक बात तो ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर कि एनसीईआरटी जितनी बार बार पढ़ेंगे उतनी ही एनसीईआरटी आपको अच्छे से याद होती जाएगी। मैं तो सिंपली बात ये भी कहता हूँ कि आप जब भी एनसीईआरटी को हर बार देखेंगे ना, हर बार आपको एनसीईआरटी पे कुछ ना कुछ पार्ट नया मिलेगा। तो जितनी बार बार पलटेंगे उतनी एनसीईआरटी का जो पेज है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और एग्जाम टाइम पर एनसीईआरटी का पेज आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज होगा, उसमें कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। मेरे को एक और क्वेश्चन याद आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि पूरे ईयर लॉन्ग बच्चों ने एनसीईआरटी भी पढ़ी और पूरा बायो सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन जब एग्ज़ाम की डेट आती है या एग्ज़ाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले बच्चों को लगने लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, हम सब कुछ भूल गए। तो इस पैनिक को, इस डर को वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की है। एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम माइंड जो है बिल्कुल ब्लैंक सा हो जाता है। तो सिंपल सी बात यह है बच्चों कि पहले तो आपने यदि एनसीईआरटी को, यदि बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ ओवरऑल, तो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है आपने, उसको टाइम टू टाइम आपने रिवाइज़ किया है, तो ये आप मान के चलना कि एग्ज़ाम के 7 तारीख के एग्ज़ाम के अंदर आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। आपने बायोलॉजी को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा है तो अंदर ही अंदर आपको कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा उसका और बायोलॉजी आपको अच्छे से याद आ जाएगी। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लो कोई आपका 9th-10th का दोस्त है, कोई फ्रेंड है और बहुत टाइम से आपसे नहीं मिला है, एकदम से आपके सामने आ गया, तो आप उसके बारे में अच्छे से याद कर लेते हैं कि कौन है क्या है, सब याद कर लेते हैं। ऐसे ही आपने बायोलॉजी के साथ अच्छे से रिवीजन किया है, उसके साथ अच्छे से आपने पूरा पढ़ा है उसको अच्छे से, तो डेफिनेटली थ्योरी सामने आएगी तो अच्छे से आपको वो याद आ जाएगी। और वैसे भी बात करें तो ये जो नीट का एग्जाम है ये तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ क्वेश्चन भी है और साथ साथ में ऑप्शन की फॉर्म में आंसर भी है। आंसर आपको लिखना नहीं है इसके अंदर, आंसर आपके सामने है और बस आपको क्वेश्चन के साथ आंसर को सही मैच करना है। तो 100% आप मान के रखें कि आपको आंसर मिल जाएगा यदि आपने अच्छे से रियल स्टडी करी है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आपके अंदर, खुद के अंदर इतना अच्छे से आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको कोई भी बाधा आएगी तो आपको उसका रास्ता जरूर से मिल जाएगा। वेरी ट्रू सर। मेरा मानना भी यही है कि अगर बच्चे इस एनसीईआरटी को और बायो को समझ के पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चंस को अंडरलाइन करेंगे, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, तो डेफिनेटली इनके सभी क्वेश्चन सही होंगे। इसी बात से मेरे को एक और नया क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं पूछना चाहूँगा कि सर, जो बच्चे क्वेश्चन पढ़ते समय जो रीडिंग मिस्टेक करते हैं, लैंग्वेज मिस्टेक करते हैं, तो उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? यही बहुत सही बात की आपने। सिली मिस्टेक से सकता है। सिली मिस्टेक से क्या हो रहा है कि बच्चों को जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने मार्क्स उसको मिल नहीं पाते, उससे कहीं ना कहीं उसका गेन नहीं हो पाता। तो सिली मिस्टेक पर स्पेशली बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जो लैंग्वेज में सिली मिस्टेक होती है उसमें कुछ कॉमन वर्ड्स हैं ऐसे जो बच्चों को कॉमनली मिस्टेक्स करवाते हैं। जैसे वर्ड्स की बात करूं मैं आपको तो इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट,
इंक्रीज, डिक्रीज, इनएक्टिव, एक्टिव। इसके साथ अपन आगे बात करें तो असेंडिंग, डिसेंडिंग, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ओनली, एक्सक्लूसिवली, मोस्टली, ऐसे जो वर्ड हैं ये बायोलॉजी में कॉमनली क्वेश्चन के अंदर गलतियां करवाते हैं, सिली मिस्टेक करवाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जो ऐसे वर्ड हैं बायोलॉजी के अंदर उन्हें आप पेपर के अंदर अच्छे से गोला कर लें या फिर उसको अच्छे से आप अंडरलाइन कर लें, जिससे कि आपको लास्ट टाइम तक ये पता रहे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, उसका मीनिंग आपको पता रहेगा। और उसके बाद मीनिंग पता रहेगा तो 100% आपको यदि क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी आप सही निकाल के आओगे। मतलब सिंपल सी बात है, अभी से ही गलतियों को पकड़ना सीखें। गलतियां रुलाती भी हैं और साथ में गलतियां सिखाती भी हैं। तो यहाँ पर सर मेरे दोनों क्वेश्चंस के आपने आंसर दे दिए हैं बच्चों को। पहले में आपको कॉन्फिडेंस रखना है तो पुरानी भूली चीज़ें भी याद आ जाएंगी। दूसरे में कीवर्ड्स को अगर अंडरलाइन करेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक मिनिमाइज हो जाएंगी। मोहित सर, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि इस बार का क्या एक्सपेक्टेशन है, इस बार कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम की बात करें, लास्ट टाइम बहुत तरह के क्वेश्चंस आए थे बायोलॉजी के अंदर, तो इस बार क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि कैसा क्वेश्चन पेपर एग्जाम में बच्चों को मिल सकता है। ये तो सर $1 मिलियन क्वेश्चन है। यस सर। और बच्चे इसका जवाब भी सुनना चाहेंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि बायो का और एनटीए का जो नीट का जो पेपर हो रहा है ये एक फेमस पेपर होता है। इसमें जैसा पेपर लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं वैसे ही पेपर आगे भी आते रहेंगे और लास्ट ईयर जैसे ही पेपर इस साल भी रहने की उम्मीद है। जैसे कि हम बात करें कि पिछले सालों में बायो में से मैच द कॉलम क्वेश्चंस आते थे, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते थे। तो ये फेमस क्वेश्चन है, ये तो लगातार आते ही रहेंगे, बच्चों को इन पे तो ध्यान देना ही है। साथ में लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर कुछ नए क्वेश्चन नीट में ऐड किए गए जो पहले एम्स में आया करते थे। Yes, जैसे असर्शन रीजन क्वेश्चंस थे और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस थे। तो हम मानते हैं बच्चों ने इस साल पूरे साल इन क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और डेफिनेटली वो इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन बच्चों हो सकता है नीट में इस बार भी कुछ नए क्वेश्चन आ जाएं। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए एनालिटिकल क्वेश्चन आ गए, तो भी आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि आएगा तो आप ही के सब्जेक्ट में से आएगा, आप ही के सिलेबस में से, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और कूल माइंड से उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हुए आंसर देंगे तो सभी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मतलब बात सही है बच्चों कि आपको जो पढ़ा है उससे विश्वास करना है आपको सिंपली, और सिंपली ये मान के चलें कुछ भी नया आ रहा है तो यदि वो आपके लिए नया है तो पूरे दुनिया के लिए, पूरी जो भी एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए भी क्या है वो नया है। सर एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे बच्चे जब पेपर सॉल्व करते हैं तो पेपर सॉल्विंग के समय 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन तो वो इजीली एलिमिनेट कर लेते हैं बायो में, बट 2 ऑप्शंस में उनके कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो ऐसी क्या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं कि बच्चों का आंसर सटीक जाए। ये बात भी बहुत सही है, बिल्कुल सही बात की आपने कि 2 ऑप्शन के अंदर लास्ट में कन्फ्यूज़न आना। इसका रीज़न वैसे ये है लैक ऑफ रिवीजन। यदि कन्फ्यूज़न है तो कहीं ना कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। तो बच्चों एक बात तो कहना चाहूँगा, अभी जो भी समय बचा है उसमें बायोलॉजी में बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर लें। फिर साथ साथ में तब भी आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है तो क्या करना चाहिए कि सिंपली जिस टॉपिक का वो पार्ट है, जिस टॉपिक से वो कंसर्न है, उस टॉपिक की अपन को थ्योरी को ध्यान से देखना चाहिए और साथ साथ में ये कोशिश करनी चाहिए एग्जाम के टाइम में कि हम उस पार्ट को विजुलाइज कर सकें। मान लो कोई एनसीईआरटी का पार्ट है, मान लो कोई कंटेंट का पार्ट है, मान लो साथ साथ में जिन फैकल्टीज़ ने आपने पढ़ा उनसे उनको भी याद करने की कोशिश करें कि उस टाइम पे हमें कैसे पढ़ाया था उसको। कहीं ना कहीं आप वहाँ पर जाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम में उसका आपको सही आंसर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और साथ साथ में मान लो तब भी आप फंस जाते हैं, आपको 2 ऑप्शन में कहीं उलझा रहे हैं आपको, तो एक बार ये भी सोचने की कोशिश करें कि एग्जामिनर किस थिंकिंग से आपको आंसर लेना चाह रहा है। मतलब एग्जामिनर माइंड क्या कह रहा है, क्या कैसा उसका आंसर होना चाहिए, उसको भी सोचने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको आंसर मिल सकता है। अब मान लो ये बात भी संभव नहीं हो पा रही है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा फर्स्ट राउंड में आप उस क्वेश्चन को पहले छोड़ दें, आप सेकेंड राउंड में क्वेश्चन को कंप्लीट करें। मतलब पेपर को कहीं ना कहीं 2 राउंड में आप कंप्लीट करें। हाँ मोहित सर, अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बायोलॉजी के अंदर अपन ने क्वेश्चंस के टाइप की बात तो कर ली है, आप सिंपली ये बताएं कि बायोलॉजी के पेपर को हमें कितना टाइम देना चाहिए सॉल्व करने के लिए। सही बात है सर। जैसे कि ये एक मान्यता चली आ रही है, आप कह लीजिए धारणा चली आ रही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में सबसे जल्दी, सबसे फास्ट बायो का पेपर ही होता है। बच्चों को भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कंपैरिजन में बायो इजी है, बट ये डिपेंड करेगा पेपर पर कि पेपर कैसा आ रहा है।
अगर पेपर सिंपल आता है, पेपर एवरेज पेपर आता है, तो डेफिनेटली 40 to 45 मिनट्स में बायो का पेपर हो जाता है, जैसा कि कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। लेकिन लास्ट ईयर की तरह अगर पेपर लेंदी आ गया बायो का, तो लास्ट ईयर बच्चों को 45 से 60 मिनट या कुछ बच्चों को और भी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार भी पेपर लेंदी आ जाए। तो हमें सब तरह की तैयारी करके जाना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि कोई माइंड मेकअप करके ना जाए कि हमें बायो के पेपर को 40 मिनट्स में ही करना है या बायो के पेपर को 60 मिनट्स में ही करना है। ऐसा कोई माइंड मेकअप करके ना जाएं, वहाँ जाके देखें पेपर कैसा है और वहीं डिसाइड करें कि पेपर कितना समय लेगा। बात सही की आपने। बस सिंपल सी बात ये कि बच्चों को हर तरह के पार्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। Yes. कैसी भी कंडीशन एग्जाम टाइम में आ सकती है, और उसको हर टाइप के पार्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। पेपर लेंदी भी आ सकता है, पेपर इजी भी आ सकता है। हो सकता है इस बार पेपर बायोलॉजी का आसान आ जाए, केमिस्ट्री का टफ आ जाए, कुछ भी हो सकता है, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर तरह के पार्ट के लिए तैयार रहना चाहिए और कोई माइंड मेकअप करके नहीं जाना चाहिए बच्चों को। डेफिनेटली आपने बहुत सही बात कही सर। अब एक और क्वेश्चन या एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर करते समय, क्योंकि आप जानते हैं 3 आवर्स का पेपर होता है और पेपर करते करते बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस माइंड डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में कुछ बताएं। यही बहुत सही बात की आपने। कई बार क्या होता है कि अपन माइंड डिस्ट्रैक्शन के कारण से भी सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। तो सिंपल सी बात ये कि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप पांडवों के अंदर अर्जुन की बात करें, तो जिस तरह से उनको पानी के अंदर मछली की आंख दिखाई दी, वैसे ही आपको भी केवल 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 क्वेश्चन दिखना चाहिए। उसकी प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज आपके माइंड में इनपुट की फॉर्म में जानी चाहिए। जितना अच्छा क्वेश्चन का फ्रेम जाएगा, आपका फोकस सही रहेगा, उतना आपका क्वेश्चन का आंसर भी सही निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो साथ में कहना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन का फोकस, कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बना रहना चाहिए। यहाँ मैं एक और बात बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि पेपर का 3 आवर्स का 3 आवर्स 20 मिनट्स का पेपर है, उसमें फुली फोकस रहना है। तो बच्चों को अभी से ही 3 आवर्स 20 मिनट्स एक साथ बैठकर पढ़ने की, स्टडी करने की उन्हें आदत डालनी चाहिए। बिना उठे सीट पर बैठ के पढ़ें, ताकि वहाँ भी एग्ज़ाम टाइम में भी वही फोकस उनका मेंटेन रहे। हाँ, सिटिंग हैबिट उनकी अच्छी होनी चाहिए। अब साथ में मोहित सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बच्चों को लास्ट टाइम पे कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस तरह से स्टडी करें, किस तरह से रिवीजन करें, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, मतलब रिवीजन स्ट्रेटेजी बोलते हैं उसको अपन, कैसे रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए? लास्ट टाइम पे रिवीजन का तो बेसिकली यही है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम पे जो आप पूरे साल से पढ़ते आ रहे हैं, जिन चीज़ों से, जिन नोट से आप पूरे साल पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करें, कुछ भी नया स्टार्ट ना करें। दूसरी रही बात रिवीजन किस चीज़ का करें, तो जैसे कि हमने बोला, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने एनसीईआरटी में हाईलाइट किए हुए हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इनको रिवाइज़ करना है बार बार। साथ में एनसीईआरटी के अलावा अगर इन्होंने बच्चों ने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं या नॉन कंसेप्चुअल जो थिंग्स होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में जो भूलने वाली चीज़ें होती हैं या याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे डेटा होते हैं, डेट्स होती हैं, ईयर्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर स्टूडेंट्स ने इनको अलग से कहीं लिख रखा है तो उन्हें लास्ट टाइम में अगेन क्या करना है, रिवाइज करना है। साथ ही जो ईयर लॉन्ग स्टूडेंट्स ने टॉपिक प्रैक्टिस पेपर्स किए हैं, जो इनके बच्चों के पेपर हुआ करते हैं मंथली या 15 डेज़ में जो भी है, तो वो टॉपिक वाइज जो पेपर हुए हैं उनको भी बच्चों को फिर से रिवाइज करना है, ताकि इनको पता चले कि उन पेपर्स में जो भी गलतियां हुई थी अब उनका स्टेटस क्या है, वो गलतियां भी दुरुस्त हुई या नहीं हुई। इसी तरह से जैसे बच्चों के फुल सिलेबस टेस्ट भी हो रहे हैं, तो उन फुल सिलेबस टेस्ट में भी जो गलतियां अभी भी बच्चे कर रहे हैं उनको एक बार देखना है कि ये गलतियां अभी भी क्यों हो रही हैं और उनको आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात रही टेस्ट की। साथ में कुछ रिवीजन बुकलेट्स होती हैं जिनसे हम फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे एलन में हैं वो जानते हैं, जैसे एलन ने फास्ट रिवीजन के लिए बायो में एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट रिवीजन बुकलेट दी है, एआर क्वेश्चन बुकलेट दी है, एक्स्ट्रा एज बुकलेट दी है। तो ऐसी जो बुकलेट्स होती हैं इनसे भी रिवीजन बहुत आसान और फास्ट हो जाता है, तो इन बुकलेट्स का भी हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने मोहित सर। एक क्वेश्चन वो मुझे याद आया इसके अंदर कि ये तो आपने बात करी कैसे पढ़ना चाहिए, पर साथ साथ में बच्चों को ये भी रहता है कि हम कौन से टॉपिक पर लास्ट टाइम पर ज़्यादा फोकस करें। हाँ, ज़्यादा फोकस उन्हीं टॉपिक्स पे करना चाहिए। एक बार लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को आप एनालाइज करें और उनमें आप पाएंगे कि जो टॉप 10 टॉपिक्स होते हैं कम से कम, उनको आप ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ें, उनका ज़्यादा रिवीजन करें। जैसे मैं एग्जांपल के बेस पर बताना चाहूँगा, जैसे जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है,
प्लांट डाइवर्सिटी है और साथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी है। इन चैप्टर्स को आप ज़्यादा बार रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें और डेफिनेटली इनसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने मोहित सर। तो ये अपन डिस्कस कर लिया कि कैसे बच्चों को अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। मेरा मानना ये है कि आप इन सभी बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे और साथ साथ में 6 मई तक अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे। इसके साथ साथ आपके जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अभी हो सकता है उतार चढ़ाव आएंगे, आपके मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं आपके, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उससे कहीं घबराना नहीं है। आपको अपने माइंड को पूरा स्टेबल रखना है और ऐसे आप पूरा 100% इन बातों को फॉलो करते रहे। हमारी जो भी बात है कि उसको आप सिंपली उसको फॉलो करते रहे तो आप 100% इसी साल बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप पहुंच सकते हैं। एक और बात मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा, उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं सर, एनसीईआरटी ने इस साल अपने सिलेबस को बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट किया है, या हम ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। तो नीट के पर्पस से वो कितना उनको उन टॉपिक्स को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? बिल्कुल सही बात है। नीट के अंदर सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, तो मेरा कहना है कि जो अपना इस साल का ब्रोशर आया है एनटी एग्ज़ाम का, उस ब्रोशर के अंदर पूरा 100% सिलेबस लास्ट ईयर वाला ही रिपीट हुआ है। तो मैं पूरा 100% हर टॉपिक को पूरा फोकस से पढ़ना है, पूरा ध्यान से पढ़ना है। मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों की बात करूँ तो जब तक आपका ब्रोशर नहीं आ जाता, आपको कोई स्टडी में चेंजेस नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी में जो पुराने चल रहे हैं टॉपिक्स, उनको हर को ध्यान से पढ़ना है। सिंपल सी बात है, ऐसा पहले भी हुआ है, पहले भी एग्ज़ाम के अंदर कुछ चेंजेस किए उन्हें, पर वो एग्ज़ाम के चेंजेस केवल 12th बोर्ड तक रह गए। पर वो जो 90 का एग्ज़ाम है उस पर वो चेंजेस नहीं हुए, वहाँ से उस टॉपिक से कटे हुए टॉपिक से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा आप 100% जो पहले वाला सिलेबस चल रहा है उसको ही आप पूरा 100% फॉलो करें। इवन जो आगे वाले बच्चे हैं उनको भी पूरा 100% फॉलो करना चाहिए। मीन सर 7th ऑफ मई को जो पेपर होने वाला है उसमें बच्चों को कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली बच्चों, अगर आपने इस T20 सीरीज़ को फॉलो किया है और इस T20 सीरीज़ को आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। बच्चों बस मैं तो ये कहना चाहूँगा, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो जिद पर डटे रहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।